बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच का एक और तारीखी फ़ैसला आ गया और इसको भी मैं कहूँगा ये ऐसा फ़ैसला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जबरी गुमशुदा किया जाता, फिर उनके वीडियो बयानात चलाए जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, मीडिया इंटरव्यूज़ होते और पुलिस कस्टडी में या जो हुकूमती या सरकारी कस्टडी में जो इस तरह के बयानात सामने आते हैं उसके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा फ़ैसला दिया है अतर मिनल्ला बेंच ने। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक कानूनी ब्लेसिंग से कम नहीं है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा कि एक और अहम मामला है और वो पीका कानून से मुतल्लिक है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रात गए चारों जो हाई कोर्ट्स हैं, लाहौर के अलावा जो बाकी 4 हाई कोर्ट्स हैं, उनके जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस हैं उनकी तैनाती के लिए बाकायदा तौर पर सदर पाकिस्तान ने मंजूरी देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसका आज हल्फ की तकरीब भी ऐवान सदर में आसिफ जरदारी हल्फ लेंगे डोगर से और जो चीफ जस्टिस हैं हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जबकि बाकी जो चीफ जस्टिस हैं उनसे उनके जो गवर्नर हैं वो हल्फ लेंगे। चारों हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती का जो मामला है वो कंप्लीट हो चुका है। जस्टिस अतीक शाह हैं वो पेशावर हाई कोर्ट के, जस्टिस रोज़ी ख़ान बलूचिस्तान के, जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ़ार वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस सरदार सरफराज डोगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियां शुरू कर दी हैं और उन्होंने अपना जो ज़िम्मेदारियों के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। वहीं पे एक और बहुत अहम मामला है और वो है हाइब्रिड निज़ाम, जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ ने किया। उसके ऊपर एक आर्टिकल मैंने पढ़ा और वो बड़ा दिलचस्प आर्टिकल है मौजूदा रजीम के हवाले से। ये एक्सप्रेस ट्राइब्यून का आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि हाइब्रिड मॉडल जिसकी एक अरसा से तमन्ना की जा रही थी आज मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और अब उसकी खुलेआम तौसीक की जा रही है और उसकी खुशी भी मनाई जा रही है। कहते हैं उसकी सिर्फ खुलेआम तस्दीक और तौसीक नहीं हो रही बल्कि उसकी खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं। वो हाइब्रिड निज़ाम जिसकी एक ख़ास जो तबका था वो हमेशा से वकालत करता आया, जिसके तमन्ना थी, जिसका इंतज़ार था, वो ना सिर्फ आ चुका है बल्कि अब उसकी खुलेआम तौसीक भी की जा रही है, उसकी खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं। फ़ौजी सरबराह के आलमी सतह पर मुलाकातें जो कि मुंतखब रहनुमाओं के लिए मखसूस हैं वाज़ेह करती हैं कि ताकत के ऐवान पस पर्दा नहीं रहे बल्कि मरकज़ी स्टेज पर हैं। कहते हैं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने चंद रोज़ कबल अपने ट्वीट में लिखा कि मईशत की बहाली, भारतीय फ़ौजी शिकस्त, अमरीका के साथ रवाबित में बेहतरी समेत तमाम इनकलाबी तब्दीलियाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के माबैन ताउन इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शानदार रवाबित की वजह से मुमकिन हुई। एक और बात मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के बाद, शहबाज शरीफ के बाद नेतन्याहू जो इज़राइल के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इज़राइल ने बतौर एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को जो नोबल पीस प्राइज़ है उसके लिए नामज़द कर दिया है। पाकिस्तान के बाद किसने उनको नामज़द किया है आलमी अमन अवार्ड के लिए? इज़राइल ने। दुनिया में 2 ममालिक हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को आलमी जो अवार्ड है अमन का उसके लिए नामज़द किया है। पहले नंबर पे पाकिस्तान और दूसरे पर इज़राइल, आप अंदाज़ा लगाएं। ख्वाजा आसिफ ने के रिमार्क्स पर बाज़ हल्कों ने शायद जो है वो नाराज़गी का इज़हार किया, ताम कुछ सियासी मुबसरीन के मुताबिक ये एक अरसा से आया हकीकत की तस्दीक है। हाइब्रिड हुकूमत महज हकीकत नहीं बल्कि एक अब तो फल फूल रही है। मुबसरीन के मुताबिक हाइब्रिड सिस्टम नामी इस्तिलाह जो कि मुख्तात लफ्ज़ों में इस्तेमाल होती थी, अब उसे पाकिस्तान के सियासी व मुआशी अदम इस्तेहकाम के एक सियासी हल के तौर पर पेश किया जा रहा है। पहले सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम लाए, फिर अब हाइब्रिड निज़ाम के ज़रिए कहा जा रहा है कि हाइब्रिड निज़ाम ज़रूरी है सियासी व मुआशी इस्तेहकाम से बचने के लिए। कहते हैं जी कि बढ़ते धुंधले सिविल और फौजी किरदार के बावजूद लगता है कि हाइब्रिड मॉडल का बाज़ाब्ता और काबिल कबूल सूरत अख्तियार कर चुका है, जिसमें सियासी कानूनी हैसियत जुज़वी तौर पर बैलेट बॉक्स से और ज़्यादातर रावलपिंडी के साथ कुर्बत से मिलती है। कहते हैं कभी पीटीआई इसकी चैंपियन हुआ करती थी, आज नून लीग और पीपी को यकीन है कि उनकी सियासी बका नए सिस्टम की मुखालफत में नहीं बल्कि उसका हिस्सा बनने में है। इससे बज़ाहिर अशरों की महाज राई, नाअहली, जेल यात्रा, जलावतनी और सियासी इंजीनियरिंग सब ज़ाय हो चुके हैं। किन के? नून लीग और पीपल्स पार्टी के, जो उन्होंने कई साल की महाज आराइयाँ हुई, नाअहलियाँ हुई, जेल गए, जलावतनी हुई, सियासी इंजीनियरिंग हुई, सब ज़ाय कर बैठी है नून लीग और पीपल्स पार्टी इस हाइब्रिड निज़ाम के चक्कर में। कहते हैं कि आया ये तब्दीली दायमी है कि नहीं,
उसमें सियासी तज्ज़िया कार रज़ा रूमी ने कहा कि पाकिस्तान में दायमियत एक नाजुक लफ्ज़ है। अलबत्ता इस वक्त जो पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है वो ताकत के हाइब्रिड ढांचे को बतदरीज मजबूत बनाने की काविश है। ये इस वक्त जो निज़ाम है, अब हाइब्रिड निज़ाम से मुराद आप उसको कह सकते हैं गैर आइनी निज़ाम। ये एक हकीकत है, इसको कोई माने या ना माने, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, हकीकत ये है कि हाइब्रिड निज़ाम के मुतरादिफ अगर आपको लफ्ज़ ढूंढना चाहें तो वो है गैर जमहूरी और गैर आइनी निज़ाम। हमारे आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे आइन में और हमारा जो एक करारदाद मकासद, फिर हमारा प्रियम्बल, उसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं है जिसको बड़े तरीके से। अब हमेशा एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे 3 इदारे हैं, 3 इदारों में हमारी अदलिया है और हमारी पार्लियामेंट है और हमारी एग्जेक्टिव है। अब एग्जेक्टिव के नीचे हमारी ब्यूरोक्रेसी, वो सिविल भी हो या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, वो सारी एग्जेक्टिव का हिस्सा है जो हुकूमत के अंडर होती है। लेकिन ये भी हकीकत है कि 1947 से लेकर आज तक इदारों का नाम है, सारे का सारा जो निज़ाम है वो हमारा एक इदारा चलाता है जो हमारी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है। ये एक हकीकत है कि उसको माने या ना माने, किसी के मानने या ना मानने से इस पर कोई फ़र्क नहीं आता, ये एक हकीकत है। अब ये जो 3 इदारे, जो 3 पिलर्स ऑफ स्टेट हैं जो आईने पाकिस्तान ने लिखे, वो सिर्फ नाम की हद तक रह गए हैं। अब हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये होता था कि चीज़ों को तस्दीक नहीं की जाती थी, तौसीक नहीं की जाती थी, या इस हद तक। मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आप कह सकते हैं कि PTI जब सेम पेज की बात करती थी तो वो भी यही हाइब्रिड निज़ाम था। मुझे एक बात बताएं, क्या PTI के दौर में ऐसी आइनी तरमीम हुई थी? PTI के दौर में ऐसी कानून साजियाँ हुई थी? नहीं हुई थी। PTI के दौर में क्या इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बुला लिया था? क्या बुज़दार को आए रोज़ नहीं बुलाया जाता था? क्या हुकूमती अक़दामात को कलअदम नहीं करार दिया जाता था? क्या अपनी मर्ज़ी के बेंच बने थे? क्या अपनी मर्ज़ी के जज लगे थे? कुछ भी नहीं हुआ था। आप इसमें कह सकते हैं कि जो माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी करती रही वो PTI ने भी किया, सेम पेज वाली बात। इसको अब ये इस हद तक दुरुस्त बात है। लेकिन जब हम बात करते हैं 2022 अप्रैल के बाद, ये ऐसा हाइब्रिड निज़ाम है जिसकी मिसाल पहले 2 तरह की, एक जो थी वो डिक्टेटरशिप थी जो मार्शल लॉ का दौर था, और एक नीम जमहूरी तरह का एक निज़ाम रहा। अब तो वो मार्शल लॉ प्लस हो चुका है, डिक्लेयर भी नहीं है और प्लस भी है। ये इस वक्त सूरत हाल है। चूँकि उसकी हम ये बात मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा आसिफ जो हमारे वज़ीर दिफा हैं वो इसको कह रहे हैं कि हाँ जी ये हाइब्रिड निज़ाम है। और हाइब्रिड निज़ाम से मुराद ये है कि हुकूमत, जो वज़ीर आज़म जो हेड ऑफ़ दी एग्जेक्टिव हैं, वो और हमारे जो इदारे हैं वो उनकी आपस में ताउन, हालांकि वो ताउन तो आइन का हिस्सा है और वो तो ऐसी चीज़ है कि एक मातहत है और एक हेड ऑफ़ दी एग्जेक्टिव है, तो उनमें ताउन होने की तो बात नहीं थी। लेकिन अब जिस तरीके से तस्लीम किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हाइब्रिड निज़ाम जिस शक्ल में आज है उसको ना सिर्फ उसकी तौसीक की जा रही है बल्कि उसके ऊपर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और ये वाज़ेह तौर पर सीनियर साफ़ी इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये कोई अब बात ढकी छुपी नहीं रही। पहले होता था पर्दों के साथ, अब वो कहते हैं कि ये कोई ना ढकी छुपी है और बाकायदा तौर पर इसमें खुशियाँ मनाई जा रही हैं। ये हाइब्रिड निज़ाम से मुतल्लिक़ एक आर्टिकल एक्सप्रेस न्यूज़ में जो छपा है, मैंने चाहा कि आपके सामने, चूँकि बहुत ज़्यादा बात की जा रही है हाइब्रिड निज़ाम की, तो हमें भी पता होगा कि क्या ऐसा निज़ाम है जिसमें ये सारा कुछ किया जा रहा है। और इसको बाकायदा तौर पर एक जमहूरी मुल्क होता है और एक हाइब्रिड निज़ाम होता है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है और एक हाइब्रिड सिस्टम होता है, और ये दोनों मुतज़ाद हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना, हाइब्रिड सिस्टम का अगर मुतरादिफ आप ढूंढें तो वो गैर आइनी सिस्टम है ना, चूँकि आइन में तो इसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब आप आइन को ही हाइब्रिड निज़ाम के मुताबिक ढाल लें अपनी मर्ज़ी की तरमीम करके, तो फिर वो आइनी बन जाएगा ना। जजेस का ट्रांसफ़र 26वीं तरमीम के बाद आइनी हो गया, मर्ज़ी के बेंच बनाना आइनी हो गया, तो ये सारी चीज़ें आइन बन जाएंगी। और ये हाइब्रिड निज़ाम भी, या जो कहा जा रहा है कि 10 साल के लिए कर दिया जाएगा, कोई तोसी कर दी जाएगी पार्लियामेंट में या असम्बलियों में, तो इसका मतलब ये है कि अब हाइब्रिड निज़ाम को आइन का, गैर आइनी चीज़ को आइन, अब हाइब्रिड निज़ाम के लिए आइन को तब्दील किया जाएगा। आइन एक ऐसी दस्तावेज़ बन गई है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको आप जो करते रहें और आप करें। हालांकि उसका कंसेप्ट ये था कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक साख्त और ढांचा है आइन का, उसको नहीं तब्दील किया जा सकता। लेकिन बहरहाल चूँकि हो रहा है तो दुनिया देख रही है।
जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये बहुत दफ़ा हुआ ऐसा मामला कि लोग गिरफ़्तार होते हैं, गिरफ़्तारी के बाद उनकी स्टेटमेंट आ जाती है। PTI के कारकुनान गिरफ़्तार हुए, कहा गया जी हमें पैसे लेके लाया गया, हमें फ़लाँ बंदे ने कहा जी कि आप एहतजाज करें, आपने ये करना है, आपने फ़लाँ करना है, आपने फ़लाँ करना है। ये एक तो वो है जो पुलिस कस्टडी में स्टेटमेंट हुई। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ, कन्फेशनल स्टेटमेंट थी मुल्ज़म नवीद की इमरान खान वज़ीराबाद हमला केस में, जिसमें मुल्ज़म नवीद को पुलिस दफ्तर में गिरफ़्तारी के बाद बिठा के उन्होंने कहा जी कि मजहबी वजह से मैंने इमरान खान को मारना चाहा और ये वो। तो ये इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको गैर आइनी करार दे दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 2 तरह के मामला थे। एक तो यह जो पुलिस कस्टडी में स्टेटमेंट और फिर वो वायरल होती थी, उनको बाकायदा तौर पर आप जानते तस्वीर वायरल हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA थे जिनके हाथ खड़े करके इस्लामाबाद में तस्वीर वायरल हुई, फिर शहबाज गिल की तस्वीर वायरल हुई, फिर आज़म सवाती की तस्वीर वायरल हुई। तो ये सारी दुनिया जानती है किस तरीके से दुनिया को दिखाया जाता है कि हम क्या सलूक करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है वो जो जबरी गुमशुदगियों में लोगों को उठाया जाता है, फिर उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, वो स्टेटमेंट चलाई जाती है, वो अपना वीडियो बयान जारी कर देते हैं, वो ट्वीट कर देते हैं, या वो इंटरव्यू पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आ जाता है। ये बेसिकली जो इस तरह का मामला है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोगों को किया जा रहा है, अभी उनको सज़ाएँ होंगी 9 मई के मुकदमात में, और फिर कई लोगों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके तो उसको मीडिया पर दिया जाएगा जी कि इन्होंने अपना कन्फेशन कर लिया, इकबाल जुर्म कर लिया है। अब इकबाल जुर्म जो है, कन्फेशन को आप अगर मीडिया के ऊपर ले आएंगे तो उसको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की तहवील में मीडिया के ज़रिए मुल्ज़म के रिकॉर्ड किए गए इतराफ़ी बयान के काबिल कबूल होने को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कराची में एक बच्चे के कत्ल के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मुल्ज़म को बरी किया। ट्रायल कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा सुनाई थी, जबकि हाई कोर्ट ने वाक़याती शवाहिद और TV इंटरव्यू में उसके एतराफ़ जुर्म की बुनियाद पर उसकी तौसीक़ की थी। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में करार दिया कि ऐसे मुल्ज़िम का पुलिस अफसर की तहवील में मीडिया के ज़रिए इतराफ़ जुर्म उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता जब तक उसका बयान मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ना लिया जाए। ये कोई मामूली बात नहीं है कि किसी रिपोर्टर को मुल्ज़िम के इंटरव्यू के लिए रसाई दी जाए, उसका बयान रिकॉर्ड किया जाए और फिर उसे अवाम में फैलाया जाए। इस मुकदमे में मुतलका थाने के इंचार्ज और तफ्तीशी अफसर ने एक सहाफ़ी को इस बात की इजाज़त दी कि वो जिस्मानी रिमांड के दौरान पुलिस की तहवील में मौजूद मुल्ज़िम का इंटरव्यू करे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बयान का तरमीम शुदा हिस्सा बाद में एक प्राइवेट TV चैनल पर भी नशर किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट कह रही है कि बड़े अफसोस से कहा जाता है कि अमेंड करके ना, तरमीम करके उसका बयान एक नेशनल TV चैनल के ऊपर भी, प्राइवेट TV चैनल के ऊपर भी चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये पहला केस नहीं है जिसमें ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम के साथ इस तरह का रवैया अपनाया गया हो। ऐसा रवैया आम होता जा रहा है और बग़ैर किसी रोक टोक के जारी है, जो ना सिर्फ मुल्ज़िम बल्कि मुतासरीन के हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है। किसी जुर्म की खबरें हमेशा लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस होती हैं, ख़ास तौर पर जब केस हाई प्रोफाइल हो तो या जुर्म की नौइयत आम लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस हो। अदालत ने करार दिया कि ऐसे केस में अवाम की गैर मामूली दिलचस्पी मीडिया ट्रायल का बायस बन सकती है और उसके नताइज ना सिर्फ मुल्ज़मान बल्कि दीगर मुतासरीन के लिए भी नाकाबिल तलाफ़ी हो सकते हैं। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी नोट किया है कि मीडिया के पास बयानिया तख्लीक करने की बेपनाह ताकत और सलाहियत है जो सच या गलत हो सकती है। यह सलाहियत भी मुल्ज़मान और उनके ख़ानदान के अफराद की ज़िंदगियों को बर्बाद करने और उनकी शोहरत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाने का बायस बन सकती है। मीडिया के पास जानबूझकर या गैर इरादी तौर पर किसी को हीरो या विलन बनाने की अनोखी ताकत है और ऐसी ताकत का ऐसे मुआशरे में गलत इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ रियासत इजहार राय की आज़ादी को दबाती है और मीडिया को कंट्रोल करती है। उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाते हैं, मीडिया को कंट्रोल करते हैं और जो रियासत बयानिया देना चाहती है वही बयानिया चलता है, तो ये तबाही होती है। मीडिया की जिम्मेदारी है कि अखलाकी ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करे ताकि मुल्ज़िमों के हकूक़ और मफाद आमा के दरमियान तवाज़ुन कायम किया जा सके। फैसले में कहा गया कि फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ हर मामले में मुनसिफाना ट्रायल के हक़ को यकीनी बनाता है। हर मुल्ज़िम को उस वक्त तक बेगुनाह तस्वर किया जाता है जब तक कि एक मजाज अदालत के ज़रिए मुनसिफाना ट्रायल से उसे मुजरिम साबित न कर दिया जाए। मीडिया पर नशर किया गया मुल्ज़िम का बयान काबिल कबूल न था क्योंकि ये ना तो किसी मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया था और ना ही कानूनी तकाज़े पूरे किए गए थे। ऐसा इक़दाम शायद अपनी कारकर्दगी दिखाने या अवामी दबाव से निमटने के लिए हो, लेकिन यह किसी तौर पर अवामी मफाद में नहीं था, पब्लिक इंटरेस्ट में ये नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट ऑफिस को हदायत की जाती है कि इसके जो ऑर्डर है उसकी तमाम जो कापियाँ हैं, इस फैसले की कॉपी सेक्रेटरी वजारत दाखिला, सेक्रेटरी वजारत इत्तलात व नशरियात, चेयरमैन पैमरा, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़ को भिजवाई जाए ताकि इस फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन की रोशनी में वो मुनासिब और फौरी इक़दाम कर सकें जो कि फ़ौजदारी केसेस के फ़रीक़ैन के हकूक़ और तफ्तीश व मुकदमे की शफाफियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी हैं। अदालत ने मुकदमे का फ़ैसला सुनाते हुए मुलज़म को बरी कर दिया। अब मुलज़म को सज़ा किस ग्राउंड पर दी गई थी, किस एविडेंस की बुनियाद पर दी गई थी? ये वो एविडेंस थी जो उनको इस बुनियाद पर सज़ा दी गई थी कि एक सहाफ़ी को उन्होंने दी, जिस्मानी रिमांड पे था मुलज़िम, सहाफ़ी को रसाई दी, सहाफ़ी ने आके एक इंटरव्यू किया, वो इंटरव्यू सोशल मीडिया पे तो चला ही चला, एक टीवी चैनल ने भी चला दिया। जैसे इकरारुल हसन और इस तरह के लोग हैं जो इस तरह के करते रहते हैं ड्रामे, तो वो क्या होता है कि उससे फिर केस ख़राब हो जाता है। अब अगर ऐसा ना करते और कानून के मुताबिक उसका मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट करवाते तो आज वो बरी ना होता। वो इन नलायकों की वजह से जो ये अपनी शोखियाँ अपने चैनल्स के लिए, अपने इदारों के लिए, पैसा कमाने के लिए और अपनी खुद नुमाई के लिए ये इस तरह के काम करते हैं, उससे केस ख़राब होता है चूँकि बेनिफिट ऑफ डाउट आ जाता है। हमारा लॉ ऑफ एविडेंस कहता है कन्फेशन के हवाले से जो आर्टिकल है लॉ ऑफ एविडेंस का, कानून शहादत का आर्टिकल 36, 37, 38 के जो पुलिस कस्टडी में जो है वो कन्फेशन है, एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन उसको कहते हैं। पुलिस कस्टडी में या पुलिस की हिरासत में या पुलिस के सामने एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन, वो भले मीडिया के ऊपर हो, एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन इज़ नो कन्फेशन इन द आई ऑफ लॉ, कि वो कानून की नज़र में वो इकबाल जुर्म है ही नहीं जो अदालत के बाहर दिया जाता है। और अदालत के सामने 164 का जो बयान है 164 CRPC के तहत जो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत बयान रिकॉर्ड करवाया जाता है उसको कहते हैं कन्फेशन, वही काबिल कबूल है। अगर वो करवा लिया जाता और इस तरह के काम न किए जाते जो ये थर्ड क्लास साफ़ी करते हैं, तो उससे उस फैमिली का, आप मुलज़िम का ना सोचें, मुलज़िम के तो हकूक़ मुतासर हुए, उसका फेयर ट्रायल है, उसको डिफेम किया गया, वो तो अलग बातें हैं, लेकिन जो एग्रीव्ड पार्टी थी, जो जिनके बच्चे के साथ जिनका बच्चा कत्ल हुआ था, जो मज़लूम थे, जो मुतासरा फैमिली थी, उनको नुकसान इस इंटरव्यू की वजह से पहुंचा है। ये इतना बड़ा जुल्म है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।